Hello friends, today we are going to study about mathematics of vector quantity, सदिश राशियों का गणित। यदि आपको भौतिकी में अपनी अच्छी पकड़ बनानी है तो उसके लिए जो गणित के कुछ अध्याय है उसको अच्छी तरह से समझना बहुत ही आवश्यक है। उसी में ये जो अपना वेक्टर मैथमेटिक्स है उसको भी बिगिनिंग में ही यदि हम लोग अच्छे से समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग बेसिक्स ऑफ दिस वेक्टर मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे और आई थिंक कि आप लोग जो मैंने पिछले अध्याय का असाइनमेंट अपलोड किया था उस अपलोड को आप लोग ज़रूर बना रहे होंगे। यदि किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या मैं कुछ दिन के बाद उसको डिस्कस भी करूँगा। Meanwhile, you can also give me a call on Sunday for discussing any topics. Okay, so let us move ahead. भौतिकी में राशि को मेनली दो पार्ट में बांटते हैं, कई सारे बुक्स में तीन पार्ट्स में भी बांट रहे हैं। लेट अस फोकस ऑन द थिंग्स वी नीड। तो पहला थिंग क्या है कि अदिश क्वांटिटी, अदिश राशि बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि क्या है? अदिश राशि एक ऐसी राशि है जिसको बताने के लिए बस परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं और सब्जी खरीदते हैं, सब्जी का द्रव्यमान को बेसिकली आप मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बस आप लिखते हैं कि 20 किलोग्राम दे दीजिए, 10 किलोग्राम दे दीजिए, और उतना से आपका काम हो जाता है। वो 10 किलोग्राम आप बोलेंगे तो आपको 10 किलोग्राम ही देगा, 10 किलोग्राम के अलावा आपको और कुछ नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि ये जो राशि है, जैसे 10 किलोग्राम आलू लाया एक जगह से, दूसरी जगह से 10 किलोग्राम आलू लाया, तो दोनों को जोड़ करके मेरे पास 20 किलोग्राम आलू होगा। और इन तरह के 10 किलोग्राम हमने ए से लिया, 10 किलोग्राम मैंने सी से लिया, तब भी हमारे पास 20 किलोग्राम होगा। 10 किलोग्राम हम डी से लिए, तब भी हमारे पास, यानी किसी भी सोर्स से हमने 10-10 किलोग्राम लाया तो 10 किलोग्राम जोड़ 10 किलोग्राम हमारे पास 20 किलोग्राम होगा। यदि हमारे पास राशि का दो क्वांटिटी है, दो परिमाण दिया हुआ है ए और बी, तो ए प्लस बी इजकल टू ए प्लस बी, जो अंक गणित का नियम है उसके हिसाब से उसका जोड़ होगा। 10 प्लस 5 15 होगा, 20 प्लस 5 25 होगा। इस तरह से करके हम लोग अदिश राशि को जोड़ते हैं। दूसरी बात है कि अदिश राशि का जो है वो क्रम विनिमय नियम का भी अनुपालन करती है, कम्युनिटिव लॉज ऑफ एडिशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस a, इस तरह से लिख सकते हैं। अदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल्स है, द्रव्यमान है, समय है, दूरी है, चाल है, ऊर्जा है। इस तरह से बहुत सारी राशियां जो है वो अदिश राशि होती है। उसके सापेक्ष यदि हम लोग सदिश राशि को देखें तो सदिश राशि में केवल परिमाण बताने से हमारा आंसर नहीं मिलेगा। यदि हम बोलते हैं कि हमें 10 किलोमीटर जाना है तो उससे हमें पता नहीं चल रहा है 10 किलोमीटर कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, यह बताना आवश्यक है, तभी जाकर के हमारा जो यह विस्थापन है वह उचित हो पाएगा। तो जो विस्थापन है वह एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ भौतिक राशि को सदिश होने के लिए और भी कुछ कंडीशंस है कि दो परिमाण और दिशा दोनों दे रहा है, उसके बाद क्या यह राशि त्रिभुज नियम के अनुसार जुड़ती है क्या? हम लोग आगे डिस्कस करेंगे त्रिभुज नियम क्या होता है। त्रिभुज नियम में आप देखेंगे कि 10 प्लस 5 बराबर 15 नहीं होता है। 10 प्लस 5 बराबर आपका कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 12 13, एनीथिंग कैन बी। तो ये त्रिभुज नियम के अनुसार से जुड़ती है। 10 प्लस 5 15 भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि दैट कैन नॉट बी द आंसर, बट एनी आंसर कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। उसके बाद सदिश राशि जो है वह भी क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। मतलब क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को आप लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। मतलब एक वेक्टर है जिसके दो क्वांटिटी दिया हुआ है, ए कैप प्लस बी कैप, तो वो बी कैप प्लस ए कैप, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो विस्थापन, वेग, बल इत्यादि जो है वो सदिश राशियां
होती हैं। अब मैंने एक प्रश्न पूछा कि किसी वस्तु का विस्थापन 2 मीटर होता है क्या? मान लीजिए कि आप पॉइंट ए पोजीशन पे थे। जब मैं 2 मीटर किया तो आप हमें शो करते हैं कि यह 2 मीटर ओ ए जो है वह हमारा 2 मीटर है, यह विस्थापन है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आके बोलता है कि नहीं, हम तो ओ बी को 2 मीटर, ये है हमारा विस्थापन। और इस तरह से देखते हैं तो अलग-अलग लोग आकर के, कोई हमें ओए जो इस दिशा में गया था वो बोलेगा कि मेरा विस्थापन 2 मीटर हुआ, जो इस दिशा में गया था वो भी बोलेगा 2 मीटर हुआ था, जो इस दिशा में गया था वो भी बोलेगा 2 मीटर हुआ था, और जो ओडी दिशा में गया था वो भी 2 मीटर हो गया, ओई दिशा में गया था वो भी 2 मीटर हो गया। तो जब हम बोलते हैं किसी वस्तु का विस्थापन 2 मीटर होता है, विस्थापन मतलब क्या है कि जहाँ से चले थे और जहाँ पहुँचे थे उसके बीच की मिनिमम दूरी क्या है, उसी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो अब क्या है कि केवल विस्थापन 2 मीटर कह देने से हमारे पास इस तरह से अनगिनत संभावनाएँ आ गई, अनगिनत संभावनाएँ आ गई। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यूनिक आंसर। यूनिक आंसर बनाने के लिए हमको इसके साथ दिशा का प्रयोग करना पड़ेगा। और तब हमें पता चलता है कि जब हम किसी को पूछते हैं कि किसी वस्तु का विस्थापन 2 मीटर पूर्व दिशा में होता है, तब आप देखेंगे कि पूर्व दिशा हम इसको मान रहे हैं, तो यह 2 मीटर जो है बस ओए होगा। इसके अलावा कोई भी इशारे हट जाएँगे क्योंकि सबकी दिशा अलग है। यदि यह पूर्व है तो यह पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर की तरफ कुछ डिग्री बना रहा है, ये दक्षिण की तरफ कुछ डिग्री, पश्चिम से दक्षिण की तरफ कुछ डिग्री बना रहा है। तो इस तरह से करके सारे अलग-अलग आंसर होंगे, लेकिन जैसे ही हमने दिशा बता दिया, तो वह दिशा के हिसाब से केवल एक और एक आंसर आया। इसलिए विस्थापन को यदि परिभाषित करना है तो आपको जो परिमाण है, 2 मीटर क्या है? परिमाण है, उसको बताना पड़ेगा, और ओए का जो डायरेक्शन है वो पूर्व दिशा है, ये भी बताना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें फुलफिल हो गई तो हमें हमारे पास एक यूनिक आंसर मिलता है, और इस तरह से हमको विस्थापन, इसलिए हमको क्या पता चला कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको यदि हम बताना चाहते हैं, उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, उसकी दिशा पता होनी चाहिए। इसलिए विस्थापन को बताने के लिए उसका परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब किसी राशि को रेखाखंड के द्वारा कैसे शो करते हैं, इसको भी समझना आवश्यक है। तो यदि ये सदिश राशि है, तो उसमें हम एक रेखाखंड लेते हैं और उसके एंड में एक तीर का निशान लगाते हैं। तो जो ये लंबाई होती है, वो लंबाई मैग्नीट्यूड को दर्शाती है, और ये जो तीर है वो दिशा को दर्शाती है। केवल यदि रेखाखंड लेंगे तो उससे हमारा मेजरमेंट नहीं होगा, तीर भी होना चाहिए। दोनों चीज़, लंबाई, ये इसका जो लेंथ है, ये जो रेखाखंड थी, इनफैक्ट ये किरण का एक पार्ट है। तो जो रेखाखंड है, इसकी लंबाई जो है वो परिमाण को दर्शाती है, और ये जो तीर का निशान है वो दिशा। अगर मान लीजिए कि हमने जैसे 10 किलोमीटर है, उसको पेपर में हम 10 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, तो अगर पेपर पे उसी लंबाई को 1 सेंटीमीटर कर देंगे तो वास्तव में 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर इसकी लंबाई यदि बढ़ा देते हैं तो उससे हमको समझ में आता है कि ये जो राशि है उसका ज़्यादा मान है दूसरे की अपेक्षा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें 20 मीटर के लिए इतना बड़ा रेखाखंड चाहिए, तो 10 मीटर के लिए उसका आधा से काम चल जाएगा। तो ये देख कर के ये जो लंबाई है यह मैग्नीट्यूड को बता रही है। ज़्यादा बड़ा होगा तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लाइन खींचना होगा, कम बड़ा होगा तो कम छोटा लाइन खींचना होगा। और ये तीर का निशान इसकी दिशा बता रही है। यहीं ये इसको इस दिशा में घुमा देंगे तो इसकी दिशा, तीर का निशान इधर देते तो इसकी दिशा बदल जाती। अब मान लीजिए कि हमने एक वेक्टर को प्रदर्शित किया, एक रेखाखंड से प्रदर्शित किया। इसका इनिशियल बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ए है, प्रारंभिक पोजीशन ए है, और अंतिम बिंदु, अंतिम पोजीशन बी है। तो ए से बी के बीच की जो दूरी हुई वह इस लंबाई के द्वारा प्रदर्शित होती है, उसका परिमाण इस लंबाई से निकलता है। और ये तीर का निशान बता रहा है कि कोई व्यक्ति ए से चल के बी की तरफ गया था, या जो हमारा सदिश राशि है वह राशि ए से बी की तरफ है। तो ए से बी जो है, इसको लिखने का क्या तरीका है, तो हम लोग ए बी लिखते हैं और उसके ऊपर में एक
छोटा सा लाइन तीर के साथ लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी जैसे ए बी लिखना होगा तो ए बी जो होगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा और उसके ऊपर जो लाइन खींच देंगे तो वो वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। मीन्स क्या है कि ए बी एक वेक्टर है। तो ए बी लंबाई को बताती है, जो ए बी है वो क्या है, लंबाई को बताती है। और ए बी के ऊपर जो तीर लगा हुआ है वो बताता है कि जो वेक्टर राशि है वो ए से बी की तरफ जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि ए बी को क्या हम ए बी वेक्टर को बी ए वेक्टर लिख सकते हैं? नहीं। ए बी वेक्टर क्या है, ए से बी की तरफ जाती है। बी ए वेक्टर में बी से ए की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा बदल जा रही है। इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखना ये जो है बिल्कुल गलत है। इसका सही निर्देशन है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, बिकॉज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट। उनकी जो दिशा है वो अलग है, उनका मैग्नीट्यूड भले ही उनका जो परिमाण है वो बराबर है लेकिन उसकी दिशा अलग है। इसलिए हम इसको ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए लिखना पड़ेगा। इस तरह से आप हम लोग देखा कि इसका जो तीर का निशान है वो दिशा जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी जो लेंथ है वो भी महत्वपूर्ण है। दोनों चीज ही आवश्यक है सदिश राशियों के लिए। अब हम लोग जो सदिश राशि लिखते हैं तो उसमें आवश्यकता पड़ती है दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरत है। हम लोग कई बार लिख नहीं पाते हैं दिशा कैसे होती है। तो इन जनरल जो है हम लोग ऊपर की तरफ जो किताब पढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ उसको उत्तर बोलते हैं, नीचे की तरफ दक्षिण बोलते हैं। और जब हम उत्तर की तरफ देख रहे होते हैं तो जो राइट साइड होता है, जो दायां हाथ साइड होता है उसको पूर्व बोलते हैं, जो बायां साइड होता है उसको पश्चिम बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिल जाती है। लेकिन ये केवल 4 दिशाएं तो हमारे नहीं है, हमारे पास 10 दिशा से भी ज़्यादा दिशाएँ हैं, हमारे पास सैकड़ों दिशाएँ हो सकती हैं। तो वो कैसे मेज़र करते हैं? जैसे मान लीजिए ये केवल इस दिशा में है तो ये पूर्व की तरफ है। अब ये क्या है कि पूर्व दिशा में नहीं है, ना ही ये उत्तर दिशा में है। ये क्या कर रहा है कि यह पूर्व दिशा के साथ 60 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह 60 डिग्री बना रहा है और ये उत्तर की तरफ जा रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे, इसका लंबाई मान लो 20 मीटर है तो 20 मीटर ये पूर्व दिशा हो गई। तो पूर्व से किधर जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही है। कितना डिग्री गई, तो 60 डिग्री गई। इसलिए इसको लिखेंगे 20 मीटर पूर्व से 60 डिग्री उत्तर की तरफ। इसमें आप देखिए ये दिशा क्या है, पश्चिम है, और ये पश्चिम दिशा से किधर जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है। कितना डिग्री जा रही है, 30 डिग्री जा रही है। तो इसको बोलेंगे 25 मीटर पश्चिम से 30 डिग्री दक्षिण की ओर। दक्षिण है तो सिंपल नीचे की तरफ लाइन हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पश्चिम से दक्षिण की तरफ आ रहा था, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व से दक्षिण की तरफ जा रही है। इसलिए क्योंकि ये जो एंगल है यह पूर्व से ले रहे हैं, इसलिए 15 मीटर पूर्व से 60 डिग्री दक्षिण की ओर ये इसका मान हो जाएगा। इस तरह से किसी भी राशि में यदि उसका एंगल दिया हुआ है, उस एंगल कहाँ किस दिशा से ले रहे हैं, पूर्व दिशा से ले रहे हैं, पश्चिम दिशा से ले रहे हैं, उत्तर दिशा से ले रहे हैं, उसको जानेंगे और वो किस दिशा की तरफ झुक रहा है उसको समझेंगे और इस तरह से हम उसको प्रदर्शित कर पाएंगे। अब 2 राशियाँ हैं, 2 सदिश राशियाँ हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सदिश राशि है AB। हमारे पास एक सदिश राशि है AB वेक्टर, जिसकी लंबाई है 2 मीटर और किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। अब इसको मैंने पैरेलली उठा करके यहाँ लाया। देखिए पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे बराबर है, मतलब पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, समानांतर विस्थापन कर रहे हैं इसका। AB अब CD हो गया है और ये 2 मीटर पूर्व है। अभी भी यह जो है सो AB बराबर CD होगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड AB और CD दोनों बराबर है, इनकी दिशा भी बराबर है। अभी भी ये पूर्व दिशा में है, ये भी पूर्व दिशा में है, इसलिए AB बराबर CD है। ये दोनों वेक्टर बराबर है, AB और CD दोनों बराबर है, इसलिए किसी भी वेक्टर को जब आप समानांतर शिफ्ट करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सेम रहता है। इसलिए किसी भी वेक्टर को उठा के आप उसके पैरेलल कहीं भी रख सकते हैं। कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, AB को आप शिफ्ट करके कहीं भी CD, EF, GH कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि यदि इसको हम रेखीय विस्थापन करें, मतलब इसको यहाँ से उठा के इसी दिशा में आगे की तरफ लेकर जाएं, तो भी CD जो है AB के बराबर होगा। क्यों? अभी भी CD का जो मैग्नीट्यूड है वो AB के बराबर है
और इस दिशा पूर्व की तरफ है, बी पूर्व की तरफ है, इसलिए ए बी बराबर सी डी है। इसलिए देखिए किसी भी सदिश राशि को मैं सेम दिशा में आगे की तरफ बढ़ा दूं तो उसका मान नहीं बढ़ता है, उसको समानांतर बढ़ा लूं तो उसका मान नहीं बढ़ता है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमने पहले उसी दिशा में बढ़ाया, फिर उसको पैरेलल बढ़ाया, ये दोनों एक साथ हो गया तो हमको ये पोजीशन मिला। अगेन हमारा जो सी डी है और ए बी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ए बी बराबर सी डी हो गया। इस तरह से ये चारों ए बी सी डी ई एफ जी एस चारों सेम उसी सदिश राशि को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको इस तरह से यदि हम शिफ्ट करते हैं, इसमें से कोई भी पोजीशन लेना चाहते हैं तो वो हमेशा बराबर रहेगी। अब हम लोग आते हैं विस्थापनों का एक युग एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कोई राशि है वह पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है, फिर वहां से चलने के बाद वह 40 मीटर उत्तर की तरफ जाती है। इस तरह से सवाल आएगा तो आप पूर्व की तरफ जब जाएंगे तो आप बना देंगे कि भाई ये पूर्व है, तो ए बी हो गया, और उसके बाद बी से शुरू हो रहा है तो बी से सी हो गया। अब आपको बताना है कि इसका पूर्ण विस्थापन क्या होगा। तो पूर्ण विस्थापन में आप लोग जहां से हम चले थे और कहाँ पहुंचे थे उसके बीच का मिनिमम दूरी, तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा, तो हमको ए से सी के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ गया। तो देखिए पूर्व और उत्तर जा रहा था, इसलिए इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया, एंगल एबीसी 90 डिग्री बन गया। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। और जो हमारा वेक्टर का ये हो गया कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। जो नया वेक्टर मिला वह ए सी, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, यही हमारा परिणामी वेक्टर है, यही हमारा विस्थापन है। जो योग के प्राप्त जो विस्थापन का रिजल्ट मिला वो ये एसी है। अब एसी तो हमने लिख दिया कि दिस एसी इज अ वेक्टर। अब एसी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, उसकी दिशा निकालनी पड़ेगी। तो एसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, 50 मीटर हो गया। किस दिशा में हुआ, तो एसी दिशा में हुआ। ये एंगल भी आप निकाल सकते हैं, tan थीटा बराबर 4/3, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो आप लिख सकते हैं कि 50 मीटर पूर्व से tan इनवर्स 4/3 डिग्री उत्तर की तरफ है। तो कुल विस्थापन, इसी को त्रिभुज नियम कहते हैं। ये जो हमने निकाला इसमें क्या हुआ कि एक राशि का स्टार्टिंग पॉइंट ये, दूसरा का एंड है, एंड पॉइंट यहाँ है। जो दूसरी राशि है उसका स्टार्टिंग पॉइंट को दूसरे के एंड पॉइंट में डाला और वो निकल गया। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम बोलते हैं। एक सवाल आता है कि विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। देखिए विद्युत धारा है तो उसका कोई ना कोई दिशा होती है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चलती है, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया और करंट बढ़ घट सकता है, और उसकी एक दिशा हो गई, वो ए से बी की तरफ जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह से करके उसकी एक दिशा होती है। लेकिन दिशा होने के बावजूद भी क्या विद्युत धारा सदिश राशि है, तो हम लोग जाएंगे और तीसरा नियम देखेंगे कि क्या वह त्रिभुज नियम से जुड़ता है या अंकगणित के नियम से जुड़ता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब 10 एम्पियर इस तरह से डालते हैं, 20 एम्पियर डालते हैं, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 30 एम्पियर आता है। मतलब आई एफ इजकल टू I1 प्लस I2। सिंपल मैथमेटिक्स अंकगणित के नियम के हिसाब से मिल गया। अब मान लीजिए मैंने थोड़ी सी इसकी दिशा बदल दी, इसकी दिशा बदल गई। अब इसके बावजूद भी ये दोनों पॉइंट मिला, फिर ये रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट जो निकला तो वो अगेन 30 एम्पियर आया। इसका मतलब क्या है कि इसको ऊपर नीचे कहीं भी करे, इसको ऊपर नीचे कहीं भी करे, तब भी इसके मान पे निर्भर नहीं करता है, ये अंकगणित के हिसाब से ही जुड़ता है। तो चूंकि ये त्रिभुज का नियम पालन नहीं करता है, क्योंकि त्रिभुज के नियम में यदि हमारा वेक्टर बदलते रहेगा तो रिजल्ट है वो भी चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप कैसे भी दोनों का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, रिजल्ट उतना ही आ रहा है, अंकगणित के नियम से आ रहा है। इसलिए जो विद्युत धारा होती है वो सदिश राशि नहीं होती है। अब हम लोग परिणामी वेक्टर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अब आप लोग देखिए कि हमारे पास एक वेक्टर है ए बी और दूसरा वेक्टर है बी सी। अब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो ए बी को थोड़ा सा आप शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये जो एंगल है थीटा, दिस एंगल थीटा इज बिटवीन ए बी एंड बी सी। ये दोनों के बी वेक्टर के बीच का जो कोण है वो थीटा कोण है। मतलब बी सी जो है ए बी के साथ थीटा कोण बनाती है।
अब इसके बाद हमको रिजल्ट क्या आएगा, त्रिभुज के नियम के हिसाब से ए का स्टार्टिंग पॉइंट एंड बीसी का एंड पॉइंट को मिलाएंगे तो AC, दिस AC वेक्टर इज द आवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब इस AC का मैग्नीट्यूड निकालना है और ये AC जो है वो AB के साथ क्या बना रहा है, अल्फा, तो हमको ये अल्फा का मान निकालना है। दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है दिस AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दिशा, तो जिसका हम स्मॉल a वेक्टर लिख रहे हैं, इसमें मैग्नीट्यूड A हुआ और ये पूर्व दिशा की तरफ है। ये जो है हमारा BC B वेक्टर हुआ, उसकी दिशा क्या है, तो उसकी दिशा पूर्व से उत्तर की तरफ, पूर्व से थीटा डिग्री उत्तर की तरफ है, पूर्व से थीटा डिग्री उत्तर की तरफ है। तो ये थीटा भी हमको दिया हुआ है, ये बी भी दिया हुआ है। तो इस तरह से ये 3 राशि दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, हमको C का निकालना है, A प्लस B का जो मान है वो निकालना है और ये अल्फा एंगल, क्योंकि दिशा कोण दिशा को बताती है और ये जो मैग्नीट्यूड है वो इसका परिमाण को बताती है, परिमाण को बताती है। तो अब देखिए कि हम लोग ट्रायंगल के नियम से क्या करेंगे कि जैसे एक परपेंडिकुलर डालेंगे दिस पॉइंट C टू दिस एक्सटेंडिंग दिस लाइन AB टू D। तो इस तरह से हमें BD को एक्सटेंड किया और DC खींचा, तो ये एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अब ये BDC में इस तरह से हमारे पास ADC एक त्रिभुज हुआ जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और दूसरा BCD भी समकोण त्रिभुज है। अब हम इस पे नियम लगाएंगे, हमारा क्या आ रहा है कि AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब हम लोग ADC को जब हम लोग त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है, तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मींस AC स्क्वायर होगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, क्योंकि ADC इज आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, ADC भी समकोण त्रिभुज है। अब ये AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इसको फर्दर ब्रेक कैसे करेंगे, तो देखिए AD बराबर क्या हो रहा है, AD बराबर हो रहा है AB प्लस BD, AB प्लस BD। तो ये AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB BD प्लस DC स्क्वायर। अब AC जो है उसको हमने C बोला था, तो ये C स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर को हमने A बोला था, तो A स्क्वायर हो गया। अब ये BD बराबर क्या होगा, दिस BD जो है, BD को अगर आप लोग देखें तो ये और B है, ये थीटा दिया हुआ है, तो BD क्या हो जाएगा, BC cos, तो B cos थीटा हो जाएगा और DC क्या हो जाएगा, B sin थीटा होगा। तो BD को हमने B cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा और 2AB BD है, मतलब 2AB cos थीटा प्लस B sin थीटा, DC बराबर क्या है, B sin थीटा है, तो B sin थीटा का स्क्वायर हुआ। उसको फर्दर देखेंगे तो ये B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते होंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मतलब B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मिलकर के हमको B स्क्वायर मिला और ये हमारा 2AB cos थीटा हुआ। इस तरह से C बराबर क्या होगा, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। हमें A भी दिया गया है, B भी दिया गया है, थीटा भी दिया गया है। इस तरह से हमको C का मान निकल गया, AC का मैग्नीट्यूड अब मुझे मिल गया। अब हमारा काम है एंगल अल्फा निकालना। एंगल अल्फा कैसे निकलेगा, तो आप लोग देखिए ये CD है और ये AD है, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, CD बट्टा AD। अब AD को फर्दर ब्रेक करिए तो AB प्लस BD, मतलब tan अल्फा बराबर CD बट्टा AB प्लस BD। AB प्लस BD, AB का मान A है, BD का मान B cos थीटा, तो इसलिए B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। इस तरह से हमको tan अल्फा बराबर क्या मिला, B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा A प्लस B cos थीटा। तो ये दो फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। C इज इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। इस तरह से हमको परिणामी वेक्टर मिला। सदिशों को जोड़ने का एक समानांतर चतुर्भुज नियम भी होता है। जैसे आपके पास OA दिया हुआ है और OB, दो आपको जिसमें क्या है समानांतर त्रिभुज में क्या हो रहा है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हम एक जगह मिला के रखें, OA और OB, ठीक है। अब OA का OA A वेक्टर हो गया और OB जो है सो B वेक्टर हो गया। अब OB को पैरेलली समानांतर शिफ्ट किए तो हमको AC मिला, दिस AC। तो AC और OB चूंकि पैरेलल शिफ्ट किया है इसलिए बराबर है
और OA को पैरेलल शिफ्ट कर दिए B के साथ, तो ये BC मिला। इस तरह से हमको OA BC एक पैरेललोग्राम मिला। इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है O2C, दिस डायगोनल इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस OA प्लस OB। इसलिए OB बराबर OC हो गया, OB बराबर AC हो गया, समानांतर शिफ्ट हो गया। तो इसलिए OA प्लस OB इक्वल टू लिखेंगे OA प्लस AC इक्वल टू OC। इस तरह से ये जो हमारा डायगोनल है ऑफ दिस पैरेललोग्राम वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। एक प्रश्न उठता है कि कोणीय विस्थापन सदिश है या अदिश है। कोणीय विस्थापन क्या होता है? तो किसी भी वस्तु को जब आप घुमाते हैं तो घुमाने के क्रम में जैसे ये क्या है, त्रिज्या बनती है, यह त्रिज्या घूम करके OB से OA पोजीशन में चला गया। ये जो कोण बना, दिस कोण इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ये कोणीय विस्थापन कहलाता है। अब ये कोणीय विस्थापन का जैसे जोड़ करेंगे, 2 बार जोड़ करेंगे तो उससे जो मिलना चाहिए, इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं न कहीं दिशा भी है, या तो लेफ्ट हैंड साइड घूमेगा या राइट हैंड साइड घूमेगा। तो इस तरह से कोई दिशा भी है और मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो यह जो है क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। मतलब क्या है? θ1 प्लस θ2 इक्वल टू नॉट θ2 प्लस θ1। सॉरी, ये θ2 है। क्या हो रहा है कि जैसे एक किताब आप लीजिएगा और उसको पहले ऐसे घुमा दिए, इसको पहले क्लॉकवाइज, ये जैसे रखा था उसे क्लॉकवाइज घुमाया, तो दिस बिकम θ1। अब ये घुमाने के बाद इस क्लॉकवाइज फिर ये ऊपर से देखते हुए इसको पहले ऊपर से नीचे सामने से देख रहे थे तो इसको क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर इसको 90 डिग्री घुमा दिए, ठीक है। अब इसको फिर से 90 डिग्री घुमा दिए तो हमको ये पोजीशन मिला। तो इस तरह से करके ये θ1 प्लस θ2 है। दूसरा पोजीशन क्या हो सकता था कि पहले जैसे इसको घुमाए हैं, पहले उसको हम लोग उसी तरह से घुमा दें एंड देन उसको इस तरह से घुमाएं। तो ये जो फाइनल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ये दोनों देखिए अलग अलग आ रहा है। इसलिए θ1 प्लस θ2 इक्वल टू नॉट θ2 प्लस θ1। इसलिए जो कोणीय विस्थापन होता है वो क्रम विनिमय नियमों को पालन नहीं करता है, इसलिए कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि नहीं है। लेकिन ये अति इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे जब जाएंगे तो आपको वो दिस एडिशन ऑफ कम्यूटेशन लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम को पालन करेगा, और उस केस में जो इनफिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वह हमारा सदिश राशि हो जाता है। अब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से घटाना है। आप 5 में से 4 घटाते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? 5 में से 4 घटाना, उसको भी हम जोड़ की तरह कर सकते हैं। जैसे 5 प्लस और -4, मतलब 5 में हम एक जो -4 इंटीजर है उसको ऐड कर रहे हैं, तो हमको मिल जा रहा है 1। उसी तो हमने 4 को क्या किया, उसका अपोजिट इंटीजर -4 मान करके हमने सब्ट्रैक्ट जो प्रोसेस था उसको हमने एडिशन में बदल दिया। उसी तरह से जब हमको दो वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे हमारे पास OA और OB दिया हुआ है, A और B, इसको यदि हमको माइनस करना है, OA को OB में माइनस करना है, तो ये A माइनस B हो गया। अब ये A माइनस B को हम लिख सकते थे A प्लस माइनस वेक्टर B, ठीक है। तो माइनस वेक्टर B का मतलब क्या हुआ? माइनस वेक्टर B का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड बराबर है और उसकी दिशा जो है उसके विपरीत दिशा में चली गई। जैसे ये OB है, यहाँ पे वेक्टर B है, वेक्टर B इस दिशा में है, तो इसकी अपोजिट दिशा क्या है? इसके पीछे की तरफ लाइन को खींचेंगे तो उसकी अपोजिट, और जितनी इसकी लंबाई है उतनी लंबाई तक खींचेंगे। तो ये B वेक्टर है, तो ये माइनस B वेक्टर हो गया। तो अब हमारे पास दो वेक्टर मिला, एक OA वेक्टर मिला और दूसरा OC वेक्टर मिला। अब हमको OA वेक्टर और OC वेक्टर को जोड़ना है, तो OA वेक्टर और OC जोड़ हमको ऑलरेडी आता है, उसको त्रिभुज के नियम के हिसाब से हमको ऑलरेडी आता है। तो OA और OC, इसका जो परिणामी वेक्टर हुआ ये OD हुआ, तो दिस इज आवर रिजल्टेंट। और C का मान हम लोग निकाल सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा।
ये कितना है, ये थीटा है, तो ये ओ सी और ओ ए के बीच में क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये कॉस 180 माइनस थीटा हुआ, तो ये 180 हट जाने के लिए माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स बी साइन 180 माइनस थीटा ए माइनस बी, ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा और माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा है। तो जो जोड़ने का तरीका होता है वही घटाने का तरीका होता है, बशर्ते कि जिसको हम घटाते हैं उसको हम लोग उसका जो है अपोजिट वेक्टर लेकर के फिर उसको हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर का जो जोड़ घटाव और बेसिक जो उसके डायरेक्शंस वगैरह है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल किया है। हम अब अगली कक्षा में वेक्टर के बारे में और भी बताएंगे, उसका जो मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये सबको जानेंगे, और यूनिट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे आप लोगों से। अब ये है कि अब आप लोग गियर अप होइए, मेहनत करना शुरू करिए, और अब जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।